हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, अब आपके पेपर जो हैं आने वाले हैं और आपकी पेपर जो हैं अब आपको तैयारी करने के लिए इतना समय नहीं बचा है कि आप और अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो आपका जो भी है रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करिए। तो आज यहाँ पर मैं आपको यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हुई हूँ और ये फर्स्ट पेपर का हमारा प्रीवियस ईयर पेपर होगा जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। और यहाँ पर आज हम 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को आप अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में जो है टाइम से आ जाएं और अपने डीएलएड में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो हमारा यही उद्देश्य है कि आपको डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त हो ताकि जो है आपकी परसेंटेज अच्छी जाए। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और यहाँ पर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है यहाँ पे आपकी कितनी तैयारी है और कितने नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आप सॉल्यूशन कर पा रहे हैं। सही है, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर हम पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे क्या आया हुआ था 22 में आपका। तो ये हमारा आया था, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि डेफिनेशन आपको दी होगी, वहाँ पर पूछा जाएगा कि किसके द्वारा दी गई है या किन दी है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपको एक तो देखने को मिलने वाला है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं डीएलएड में। तो ये किसने दी है, जल्दी से बताओ, फटाक से आंसर बताओ इसका क्या होगा। कोठारी आयोग होगा, यूजीसी हो जाएगा, या एनसीईआरटी होगा, या मुदालियर आयोग होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा तो एनसीईआरटी। क्या होगा, एनसीईआरटी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप टिक करिए और इसको ध्यान से देखना क्योंकि क्या पता है आपके कल को पेपर में ये देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हम 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि यहाँ पर आपका स्कोर क्या रहा है। सेकंड क्वेश्चन दिया है शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य के अंग कौन कौन से हैं, बालक है, समाज है, विषय वस्तु है, या उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जो होते हैं वो शैक्षिक उद्देश्य के क्या होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है बौद्धिक योग्यता में बोध का प्रमुख अंग नहीं है। तो बौद्धिक योग्यता में जो बोध का अंग नहीं बताना आपको, यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो अनुवाद, विवेचना, या आपका बाग विस्तार, या आपका यहाँ पर होगा अनुप्रयोग। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या होता है, इसका अंग नहीं होता है। क्या होता है, इसका अंग नहीं होता है बौद्धिक योग्यता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। क्या है, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए और 50 अंक प्राप्त करना है। तो ये 50 अंक इसको प्राप्त हुए हैं, ये क्या है, तो मापन है, मूल्यांकन है, परीक्षण है, या उपलब्धि है। तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर हमारा मापन होगा। क्या होगा, मापन होगा। ठीक है, तो मेजरमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो निष्कर्ष होगा, प्रदत्त विश्लेषण होगा, परिकल्पना निर्माण होगा, या सांख्यिकी विश्लेषण होगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कोई भी कमेंट नहीं करता है तो कमेंट आप करते रहें, इससे आपको ये पता रहेगा अगर ये क्वेश्चन आता है कि हाँ मैंने इसका आंसर दिया था और ठीक था या गलत था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा निष्कर्ष। क्या होगा, लास्ट चरण जो होता है निष्कर्ष होता है। और इसके आप सारे चरण जो है, इसके आप सारे चरण जाके मेरी क्लास में देख सकते हैं। मैंने आपको क्रियात्मक शोध के अपनी क्लास में सारे चरण कराए हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ पर देखिए जरूर क्योंकि क्रियात्मक शोध से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है, तो अभिक्रमित है, टोली अनुदेशन है, खुली कक्षा है, उपयुक्त सभी है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार का मतलब क्या होता है, उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, नवाचार होते हैं। ठीक है, हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हमने 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब 7th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन दिया है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है।
बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो कथन कांड से क्वेश्चन आने को है आपको, चाहे आपको 2 पूछे जाए या आपको 3 पूछे जाए। ठीक है, तो टीटी नन ने कहा है, या कॉनवेक ने कहा है, मरे का है, या रॉश का है? तो किसका है ये बताओ जल्दी से, ये किसका है? ये कथन जो है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये है टीटी नन का। ठीक है, तो टीटी नन का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम अपना 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या कठोरता। तो यहाँ पर आपको ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर आपको उसमें लॉन्ग करके लिखना होगा, तो भी यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको काम आएगा। ठीक है, तो कौन सी नहीं है ये बताया गया, तो कौन सी नहीं है? कठोरता। ठीक है, कठोरता यहाँ पर उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अपना। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला है, शिक्षण की आधारशिला है, विद्यालय की आधारशिला है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? जो प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है उसी को हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट से क्वेश्चन बनता है कि ब्लूप्रिंट के बारे में बताइए या आप क्या जानते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, वो है ज्ञान बोध अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से? तो ज्ञान बोध और अनुप्रयोग का संबंध किस पक्ष से? संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक है, कौशलात्मक है, या नैतिक पक्ष से? ठीक है, क्या है? यह यहाँ पर आएगा आपका नैतिक पक्ष। ठीक है, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा संज्ञानात्मक पक्ष। तो पूछा जाए कि संज्ञानात्मक पक्ष में कि कौन कौन से पक्ष आते हैं, तो संज्ञानात्मक पक्ष में हमारा ज्ञान बोध और अनुप्रयोग आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है ब्लू टैक्सोनॉमी विकसित हुई है। तो ब्लू टैक्सोनॉमी विकसित कब हुई है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, 1957 में हुई है, 1958 में हुई है, 1956 या 1955 में हुई है? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा है 1956 में हुआ है ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सवाल हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 12 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, डेफिनेशन है, ये भी आपको मैंने कहा नहीं 3-4 क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेंगे। तो मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? हेल्ग स्टेंडर का है, या एस स्टीवेंस का है, या वॉटर्न रशेल का है, या बुस्ट का है? तो ये किसका है कथन? ये बुड आएगा आपका। क्या है? बुंट। ठीक है, विलियम बुंट जो है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हमारा है एस स्टीवेंस का है। किसका? एस स्टीवेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तो राइट आंसर हमारा बा वाला है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है हमने इस प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 13 नंबर है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा, 2 में, 4 में, 5 में या 6 में। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें हमारा होगा 4 होगा। ठीक है, क्या होगा? 4 होगा। तो 4 जो है भागों में हमने इनको बांटा है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है। तो शैक्षिक नवाचार क्या है? तो अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, शिक्षण विधि में नवाचार है, उपयुक्त दोनों होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों होगा। तो ये हमारे दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर होंगे, आ और बा वाला। ठीक है, तो शैक्षिक नवाचार क्या होता है? अधिगम प्रक्रिया में नवाचार लाना भी होता है और शिक्षण विधियों में भी नवाचार लाना होता है। हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुविकल्पीय के 2022 के आया हुआ है जो, वो लास्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन अनुरूप है। तो मूल्यांकन अनुरूप है तो किसके अनुरूप है? उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, या सिद्धांतों के? तो मूल्यांकन अनुरूप है, किसके अनुरूप है? जल्दी से बताओ। तो मूल्यांकन जो है हमारा है वो है विधि के अनुरूप है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 15 नंबर हमने कर लिया है क्वेश्चन। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि आपको इन 15 में से, ठीक है, 15 में से आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अब हम चलेंगे अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ कि कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए हैं। इससे आपका एक रिवीजन भी होता रहेगा और इससे क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो
जो है चलिए हम देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए, इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या आया हुआ है कि निदानात्मक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो क्या है यहाँ पर हम देखेंगे क्या है। निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर जटिल वस्तुओं को सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता और कमियां होती हैं उसकी परिलक्षित होती हैं, ठीक है। और नैदांतिक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है और कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहा है, ठीक है। निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या एक से अधिक क्षेत्रों के छात्रों की विशेषता और कमियों को व्यक्त करता है, ठीक है। यह परीक्षण विषय संबंधी कमियों का निदान करके उनके उपचार की व्यवस्था करता है, ठीक है। उपचार होता है, उसके बाद क्या करते हैं हम, उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं। तो पहले निदानात्मक परीक्षण होगा, उसके बाद में उपचारात्मक परीक्षण होगा, ठीक है। पहले हम पता लगाएंगे कि कमी क्या है, उसके बाद हम उसका उपचार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उपचारात्मक परीक्षण के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो उपचारात्मक परीक्षण के 2 उद्देश्य बताने हैं आपको। तो पहला इसमें दिया है, उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्रों की अधिगम संबंधित त्रुटियों को दूर करके उनको अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना है, ठीक है। क्या है, उचित दिशा इनको प्रदान करना है, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, 18 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, क्रियात्मक शोध से आपको क्वेश्चन आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप तीनों में देखने को मिले आपको ये क्वेश्चन। तो क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं क्या होंगी। पहला होगा, शोध की समस्या भावनजन होती है। कैसे होती है, अनुभावनजन होती है, ठीक है। सेकंड इसमें दिया है, यह शोध संस्था के समान वातावरण को बिना किसी नियंत्रण परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है, ठीक है। इसको बिना किसी परिस्थिति में उत्पन्न किए बिना ही इसको पूरा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रियात्मक शोध की हमने विशेषता भी देख ली। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्रियात्मक शोध में जो है इसका अर्थ भी आ सकता है, इसके चरण भी पूछे जा सकते हैं, या आपको उसमें से कोई भी उठा के चरण भी पूछ लिया जा सकता है, कुछ भी पक्ष भी पूछा जा सकता है, उपकरण भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि क्रियात्मक शोध से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 19 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि परिकल्पना क्या है। तो शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, न्याय दर्शन से आप क्या समझते हैं। तो न्याय दर्शन से क्या समझते हैं कि किसी जनसंख्या में चुने गए उन छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 20 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि मूल्यांकन की 2 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर भी विशेषता पूछी गई हैं। तो यह एक कैसी है, व्यापक प्रक्रिया है, और यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपको कुछ और याद है तो आप यहाँ पर, अगर आपको पेपर में आता है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे रिलेटिव। तो यहाँ पर हमने 21 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या है, हमारा 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मापन के प्रकार बताइए। तो मापन के प्रकार कौन कौन से हैं, एक मानसिक मापन होता है, एक भौतिक मापन होता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, सतत मूल्यांकन के 2 महत्व बताइए। तो सतत जो मूल्यांकन होता है उसके महत्व बताना है। तो इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जाता है, ठीक है, कि ये सतत मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या है, एक अभिन्न अंग है। और सेकंड इसमें यह है, इसमें अधिगमकर्ता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है, ठीक है। तो सतत मूल्यांकन ऐसा होता है जिसमें जो अधिगमकर्ता होता है वो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व पर ध्यान देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य बताइए। तो शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य इसमें दिया है, शिक्षा में शिक्षण नवाचारों के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को
विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं से आगे पहुंचाना है, इससे कि संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप में जानी जाए। ठीक है। सेकंड इसमें है कि शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना है। थर्ड इसमें है छात्रों के सर्वांगीण विकास करना, जिससे कि छात्रों में अंतर्निहित जो प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसमें दिया है हमारा, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या दिया है कि छात्रों एवं शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास लाना है, जिससे कि वे आत्मविश्वास और जो कुरीतियों से दूर रह सकें। ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर वाला क्वेश्चन दिया है कि गणितीय कौशल को संक्षिप्त में बताइए। तो गणितीय कौशल के बारे में आपको बताना है कि गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता और शुद्धता की गणना करने की योग्यता और तार्किक ढंग से क्या होती है, विचार करने की योग्यता होती है। क्रम व आकृतियों को पहचानने व उनमें अंतर करने की योग्यता है। और दैनिक जीवन में साधारण समस्याओं में गणितीय प्रत्ययों का प्रयोग की योग्यता आदि को शामिल किया गया है, जिसका बालक में विकास किया जाना आवश्यक है। ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत जो है बच्चे को गणित आना ही चाहिए कि दैनिक जीवन में उसका वो प्रयोग कर सके। ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन भाषा से है कि भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं। तो भाषाई कौशल से क्या समझते हैं, भाषा कौशल से हमारा तात्पर्य बालक के भीतर विभिन्न भाषाई कौशलों या भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करने से है। बालक के जीवन में जितना महत्व भाषा का है, उतना महत्व अन्य किसी वस्तु का नहीं। जैसे कि आपको भी पता है कि हमारी भाषा जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि भाषा के जरिए ही हम क्या है, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अतः बालक के भीतर भाषा संबंधित कौशल जैसे कौन कौन से कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जैसे हम सुवोपल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुवोपल्ली बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुवोपल्ली। ठीक है। क्या बोलते हैं, सुवो ठीक है, सुवोपल्ली बोलते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना तो आदि का विकास करना अत्यधिक आवश्यक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि परीक्षण और मापन में किन्हीं दो समानताओं को बताइए। तो परीक्षण और मापन में समानताएं बतानी है कि क्या समानता है इसमें। ठीक है। तो परीक्षण एवं मापन दोनों मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो जैसे कि आपको भी पता है कि ये दोनों क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। सेकंड इसमें दिया है दोनों शिक्षण के अभिन्न अंग है। तो ये भी आपको पता है कि दोनों ही जो परीक्षण और मापन होता है दोनों शिक्षा के अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि शैक्षिक शोध का अर्थ बताइए। तो शैक्षिक शोध का अर्थ क्या है, शैक्षिक अनुसंधान, छात्र अध्ययन, शिक्षण विधियों, शिक्षक प्रशिक्षण और कक्षा गतिकी जैसी विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। ठीक है। जो शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं में किया जाता है उसे शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है। तो शिक्षा संबंधी जो हम शोध करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो हमारा क्या होता है, शैक्षिक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे अपना क्या दिया हुआ है हमारा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि लिखित परीक्षा की दो उपयोगिता लिखिए। तो लिखित परीक्षा की दो उपयोगिता बतानी है। और यहाँ पर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके अपना ये पता लगा सकें कि उनकी कितनी तैयारी है। और इससे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, आपका एक भी नंबर कहीं नहीं जाएगा। सही है। अगर आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं इससे रिलेटेड तो भी आप जो है वहाँ पर अपने पेपर में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया किसी ने, कमेंट भी कीजिए आप। लिखित परीक्षा की दो उपयोगिताएं देखेंगे क्या है। पहले इसमें दिया है कि इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चल जाता है। ठीक है। और अगला दिया है कि लिखित परीक्षा के द्वारा छात्रों की भाषा ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। और थर्ड इसमें है लिखित परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली ज्ञान का होता है। ठीक है। शैली का ज्ञान होता है कि हमें पता चलती है क्या शैली है, और इससे बच्चे की राइटिंग भी अच्छी होती है लिखित परीक्षा की, और वो अपने विचारों को जो है अच्छे से मतलब टीचर के सामने जो बोल के नहीं बोल पाता है वो लिख के व्यक्त कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे आप 2 लिखने थे, मैंने आपको 3 बता दिए। अगर आपको कुछ और आते हैं तो आप वहाँ पर आप लिख सकते हैं या इन 2 के अलावा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 30 नंबर है।
30 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है मौखिक परीक्षा के 2 गुण बताइए। तो मौखिक परीक्षा के 2 गुण बताने हैं। पहला इसमें है मौखिक परीक्षाएं जो होती है निदानात्मक कार्य के लिए अति उपयोगी होती हैं, ठीक है, और छात्र में आत्मविश्वास जागृत करती हैं, ठीक है। कैसे करती हैं? जैसे मान लीजिए अगर आप शुरू से ही बच्चे की मौखिक परीक्षा लेते रहेंगे, मतलब महीने टू महीने, तो क्या होगा, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत होगा। अगर बाहर से कोई आ रहा है बच्चे मतलब स्कूल में, तो उनको वो अच्छे से आंसर बता पाएगा, उनके सामने वो बोल पाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे पहले से ही प्रैक्टिस होगी। तो इस तरीके से मौखिक परीक्षा के जो होती है कक्षा में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको 30 नंबर क्वेश्चन में से मुझे बताना है, इन 30 में से बताना है कि आपके यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आते थे अच्छे अच्छे और कौन कौन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे, लघु उत्तरीय प्रश्न को मैंने आपको जो है सॉल्यूशन नहीं लिखा है, क्योंकि सॉल्यूशन लिखती तो कम से कम 2-3 घंटे की क्लास बनती है, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा पहले इसमें आया था कि, तो यहाँ पर हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था 22 में कि दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आप जैसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते थे। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी, आप क्लास जाके देख सकते हैं कि हम किस तरीके से दक्षता आधारित मूल्यांकन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा इसकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, इसका उदाहरण भी देना पड़ेगा, और भी इसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि शिक्षण अधिगम के मूल्यांकन का अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण अधिगम के मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट करना है, तो क्या, तो शिक्षण अधिगम मूल्यांकन के बारे में इसका आपको अर्थ लिखना है। अगर आपको परिभाषा आती है तो परिभाषा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लघु उत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा इसको लेंथी हमें लिखना पड़ेगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक अनुसंधान के चरणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो शैक्षिक अनुसंधान के आपको चरण बताने थे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बता सकते थे कि कौन कौन से चरण होते हैं इसमें, मतलब कि समस्या के क्षेत्र में पहचान करना, समस्या का निर्धारण करना और कारणों का संदर्भ में समस्या और उद्देश्यों की पहचान करना, क्रियात्मक परिकल्पनाएं हो गई, फिर कार्य योजना का निर्माण हो गया, फिर योजना का क्रियान्वयन हो गया। तो ये क्या होते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के जो होते हैं चरण होते हैं। और आंकड़ों की विश्लेषण हो गया, निष्कर्ष होगा, प्रतिवेदन होगा। तो ये आप मेरी क्लास में जा के देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर आपको जो है टोटली बताया है कि कौन कौन से इसके चरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण में अंतर बताना। तो निदानात्मक और उपलब्धि में अंतर बताना। निदानात्मक तो अभी जैसे हमने देखा था कि निदानात्मक क्या होता है, उपलब्धि क्या होता है, ठीक है। निदानात्मक मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसका उद्देश्य होता है कि ये पता लगाना कि बच्चे ने जो प्रगति की है वो कितनी की है या नहीं भी की है, ठीक है, निदान करना, ठीक है। इसके बाद जो उपलब्धि होता है, उपलब्धि परीक्षण होता है, इसमें हम यह पता करते हैं कि छात्र ने किसी विषय में कितनी योग्यता रखी है, ठीक है। इसमें कितनी योग्यता रखनी है बच्चे ने, उपलब्धि मतलब कि क्या उपलब्धि उसने प्राप्त की है, और निदान मतलब कि कोई छात्र जो है कक्षा में अपेक्षित प्रगति में है, नहीं, अगर नहीं कर पा रहा है तो उसका कारण क्या है, उसको पता कर लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तम परीक्षण की कितनी कसौटियां होती हैं, उनको संक्षिप्त में लिखना है। तो उत्तम परीक्षण की कसौटियां भी मैंने आपको पढ़ाई हैं, 2 प्रकार की होती हैं इसमें। व्यवहारिक कसौटी होती है, ठीक है, व्यवहारिक कसौटी होती है और तकनीकी कसौटी होती है, ठीक है। एक आपकी व्यवहारिक कसौटी होगी, कौन सी होगी, व्यवहारिक, यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, व्यवहारिक, ठीक है। एक व्यवहारिक होगी और क्या होगी, एक होगी तकनीकी होगी, ठीक है। क्या होगी, तकनीकी, ठीक है, तकनीकी। तो ये हमारी जो है 2 प्रकार की इसमें कसौटियां आती हैं, और इनके अंदर भी आती हैं। व्यवहारिक में हमारा आएगा उद्देश्यपूर्णता होगा, व्यापकता होगी, समय की कीमत होगी और सुगमता होगी। और तकनीकी में क्या होगी, मतलब कि वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदन शक्ति और मापन, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, कसौटी होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है 36 नंबर है कि शैक्षिक नवाचार की अवधारणा को समझाइए। तो इसको भी आपको जो है अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके बारे में भी आप इजीली जो है बता पाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी होती हैं इसमें। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आया हुआ है कि प्रक्षेपण की किन्हीं 2 विधियों के बारे में बताइए। तो प्रक्षेपण की 2 विधि बतानी थी यहाँ पर आपको। तो एक आपकी जो बहुत ही फेमस है रोजर्स परीक्षण। कौन सा रोजर्स परीक्षण होता है, इसमें कौन सी विधि होती है, विधि के बारे में आप पता कर लें, क्योंकि कभी कभी आ जाता है डायरेक्टली रोजर्स विधि के बारे में पूछा जाता है। तो
रोजर्क विधि, ठीक है, रोजर्क परीक्षण। और एक आप यहाँ पर लिख सकते थे कि जो कहानी पूर्ति परीक्षण होता है, कहानी पूर्ति मतलब कहानी पूर्ति, यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं। ठीक है, कहानी पूर्ति परीक्षण। तो दो यहाँ पर विधि लिख सकते थे, और भी आप लिख सकते हैं विषय आत्मबोधि परीक्षण, ठीक है, और शब्द सहचार परीक्षण, वाक्य पूर्ति कहा परीक्षण, इस तरीके से हम लिख सकते थे। स्वप्न परीक्षण, ये सारी हमारी क्या होती है, प्रक्षेपण की विधियां होती हैं, सही है। तो नेक्स्ट चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है कि प्रश्नों का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसको तो आप लिख ही देंगे कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व बताइए। तो मूल्यांकन से आपको क्वेश्चन आने वाला है, इसकी आवश्यकता और महत्व यहाँ पे पूछा गया, तो दोनों चीजें आप अलग से कि मूल्यांकन की आवश्यकता और एक में ये महत्व, तो पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हैं। 40 नंबर है कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन के बारे में यहाँ पर आपको बताना था कौन कौन से किस तरीके से होता है संज्ञानात्मक मूल्यांकन। तो इसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारे क्या होते हैं, 6 इसके वर्ग होते हैं। तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने 2022 का इसका 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर आपका स्कोर क्या रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन आपको लगा है कि अगर आपको आ जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी मुश्किल लग रहा है तो यहाँ पे मैंने आपको जो है अपने यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मैंने सारी क्लासेस कराई हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। जिस टॉपिक में आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर आप जाके प्ले लिस्ट में जाके सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे टारगेट एग्जाम ओनली, टारगेट एग्जाम ओनली पर ऐसे ही बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में आ सके टाइम से, ठीक है। तो कल की क्लास में हम जानेंगे 2023 का पेपर सोल्यूशन करेंगे, फर्स्ट पेपर का, ठीक है। जो ईडीओ 5 है आपका उसका करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगी आपके साथ। तो यहाँ पर आप मुझे इस क्लास के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें यहाँ पर आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।